नमस्कार। आज हम लाइकोपोडियम के जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। लाइकोपोडियम की जो मुख्य पादप शरीर है वो स्पोरोफाइट होता है, जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। इसमें जो जड़ें हैं वो अपस्थानिक प्रकार की होती है, तना है वो क्रीपिंग होता है या इरेक्ट स्टेम पाया जाता है, और इसमें पत्तियां हैं वो सेसाइल तने पर लगी हुई पाई जाती है, जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। इसमें जो स्पोरोफाइट अवस्था है, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार से होता है। एक कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और दूसरा अलैंगिक जनन जो बीजाणुओं के द्वारा होता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्यतः या तो फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा, या जो पुराना भाग है वो क्षत विक्षत होता जाता है और नया भाग है वो आगे प्लांट बॉडी बनाता रहता है, इस प्रकार से होता है। या फिर इसमें एडवेंटिशियस बड्स है या रूट ट्यूबर्स होती है, उनके द्वारा भी इसमें जनन है वो कायिक विधि से होता है। लेकिन जो मुख्य जनन की विधि है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट अवस्था है जो बीजाणुओं का निर्माण करती है, स्पोर का प्रोडक्शन करती है। इसमें जो स्पोर है वो बीजाणु धानी में बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और ये जो बीजाणु धानियाँ हैं वो पत्ती पर लगी हुई पाई जाती है। ऐसी पत्तियों को हम बीजाणु पर्ण कहते हैं या स्पोरोफिल कहा जाता है। ऐसी पत्तियां जिन पर बीजाणु धानियाँ लगी हुई रहती है उसे बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। ये जो बीजाणु पर्ण है पत्ती की एडाक्सियल सतह या वेंट्रल सरफेस या ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इस तरह से जो पत्ती है उसकी ऊपरी सतह पर पत्तियां पाई जाती है, जो सीधे प्रकाश के संपर्क में सतह रहती है उस पर पत्तियां उसकी कक्ष में आधारीय भाग पर लगी हुई रहती है। तो ये जो बीजाणु पर्णे हैं इनके संगठन के आधार पे हमने देखा था कि इसमें दो प्रकार के सब जीनस पाए जाते हैं, यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया। यूरोस्टेकिया है, इसके अंदर पत्तियां हैं, बीजाणु पर्ण है वो अलग अलग रहती है, असंगठित रहती है। जबकि जो रोपेलोस्टेकिया है उसके अंदर बीजाणु पर्णे है वो संगठित होकर एक जगह इकट्ठी होकर एक कॉन लाइक संरचना का निर्माण करती है, शंकु का निर्माण करती है, जो इनकी रिप्रोडक्टिव संरचना होती है। यदि इस शंकु का, कौन का, यदि हम लॉन्गिट्यूडाइनल डिवीजन देखें, एलएस डिवीजन देखें, तो इस प्रकार की संरचना है वो हमें दिखाई देती है, जिसमें जो पत्ती के आधार पर ऊपरी सतह पर बीजाणु धानियाँ हैं वो लगी हुई रहती है। इन बीजाणु धानियाँ का जो निर्माण है वो हमने साइलोटम में पढ़ा था, उसी प्रकार से होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार से होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार से डेवलपमेंट मीन्स इसमें ग्रुप ऑफ सेल होती है, कोशिकाओं का समूह होता है, वो मिलकर बीजाणु धानी का निर्माण करती है। इन जो ग्रुप ऑफ सेल होती है उन्हें प्रारंभिक कोशिकाएं या इनिशियल सेल कहा जाता है। स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं हम, प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं में सबसे पहले परिणतिक विभाजन होता है या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ये प्लांट सेल है, इसमें विभाजन के तल के आधार पर दो प्रकार के विभाजन होते हैं जो हम बार बार पढ़ते रहेंगे। एक विभाजन है पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणतिक विभाजन, यानी कि परिधि के विपरीत विभाजन। यदि ये कोशिका इस प्रकार से विभाजित होती है, ठीक है, तो इसको हम पेरिक्लाइनल डिवीजन कहेंगे। इसमें क्या होता है, लेयर का निर्माण होता है। इस तरह से ये बार बार अगर ये फिर इस तरह से विभाजन करेगी कोशिका तो एक, दो या तीन स्तरों का इस तरह से निर्माण होता है, तो इससे हम पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। परिधि के विपरीत विभाजन हो रहा है, ठीक है। और यदि एंटीक्लाइनल दूसरा डिवीजन होता है अवनतिक विभाजन। यदि कोशिका इस तरह से विभाजन करती है तो इसको हम कहेंगे एंटीक्लाइनल या अपनतिक विभाजन कहा जाता है। इस तरह से एक सीरीज का इस तरह से मुख्यतः एपिडर्मल कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। और इस तरह से स्तरों का निर्माण होता है, प्लेट लाइक संरचना का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं, परिधि के विपरीत विभाजन।
तो जो प्रारंभिक कोशिका होती है उसमें सबसे पहले परिणतिक विभाजन होता है। एक कोशिका बाहर की तरफ, जिसे हम भित्ति कोशिका कहेंगे, जैकेट सेल कहेंगे, वॉल इनिशियल कहेंगे, जबकि दूसरी कोशिका अंदर की तरफ होती है, उसे हम स्पोरोजीनस इनिशियल कहते हैं, स्पोरोजीनस सेल कहेंगे। जो भित्तीय कोशिका है उसमें फिर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे तथा इसकी जो बीजाणुधानी है उसकी 3-4 स्तरीय भित्ति का निर्माण होता है। और जो अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल होती है उसमें अनियमित विभाजन होते रहते हैं। कोशिकाओं का एक मास या समूह का निर्माण होगा, जिन्हें हम अंत में स्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और मियोसिस के बाद में स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है, बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, जो अगुणित अवस्था होती है। जैसे ये स्पोर है जो एक हैप्लॉइड सेल है। गेमेटोफाइट अवस्था की ये प्रथम कोशिका होती है। बीजाणु गेमेटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका होती है क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल है। मियोसिस के दौरान इसका निर्माण होता है। ये जो बीजाणु या स्पोर है वो बीजाणुधानी की भित्ति के परिपक्व अवस्था में इसकी भित्ति के फटने से ये बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इसमें जो बीजाणुधानी है वो इसकी दीवार में एक अनुप्रस्थ वॉल का निर्माण होता है, छिद्र का निर्माण होता है, जिसे स्टोमियम कहते हैं या रंध्रक कहते हैं। उसके फटने से इसमें जो बीजाणु है या बीजाणु चतुष्क है वो मुक्त हो जाते हैं और नमी वाले स्थानों पर फिर ये गिरने के बाद में जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, और इनके अंकुरण से गेमेटोफाइट अवस्था का निर्माण होता है। इस स्पोर के जर्मिनेशन से इसमें जो गेमेटोफाइट अवस्था का निर्माण होता है वो गेमेटोफाइट की जो आकृति है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। अनियमित प्रकार की आकृति होती है जिसे हम मुख्यतः प्रोथेलस कहते हैं, क्योंकि ये जड़, तना और पत्तियों में इसमें विभेदन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो ये गेमेटोफाइट अवस्था है इसमें जो थैलस है उसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक आधारीय भाग होता है जो लगभग जमीन के अंदर धंसा हुआ रहता है, जबकि दूसरा भाग है वो जमीन के ऊपर निकला हुआ रहता है। जो बाहरी भाग होता है, जमीन के ऊपर निकला हुआ क्षेत्र होता है, वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसी भाग में रिप्रोडक्टिव संरचनाएं, जनन संरचनाएं, क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है वो इसकी गेमेटोफाइट अवस्था में देखने को मिलता है। जो लैंगिक संरचनाएं हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम आर्किगोनिया कहते हैं, ये एक फ्लास्क शेप की आकृति की संरचना होती है, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम एंथरीडिया कहते हैं, पूंधानी कहते हैं, इसके अंदर एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है। आर्किगोनिया के अंदर एग सेल का निर्माण होता है। ये एक फ्लास्क शेप संरचना है जिसका ऊपरी भाग है फ्लास्क की आकृति की, ये इस तरह की संरचना होती है जिसमें बाहर की तरफ जैकेट कोशिकाएं उपस्थित रहती है। ऊपरी भाग है उसे हम नेक कैनाल सेल कहते हैं। इसके अंदर ऊपरी क्षेत्र में क्या होती है? नेक कैनाल सेल। आधार पर एक वेंटर कैनाल सेल, और सबसे आधारीय भाग में एग सेल है वो पाई जाती है। इसी तरह से जो एंथेरिडिया है वो एक गोलाकार ग्लोबुलर शेप की संरचना होती है जिसके चारों तरफ जैकेट कोशिकाओं का घेरा रहता है, और इसमें अंदर की तरफ एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है। एक एंथेरोजोइड्स है वो बाइफ्लैजिलेट कंडीशन में होती है, एक अंडाकार आकृति है जिसमें 2 फ्लैजिला उसके अग्र सिरे पर उपस्थित रहते हैं। एंथेरोजोइड्स है वो स्विम करते हुए, तैरते हुए यहाँ से मुक्त होकर आर्किगोनिया तक पहुँचते हैं, और आर्किगोनिया के बाद में ये लास्ट में एग सेल तक पहुँचते हैं जहाँ इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड सेल 2n जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट है वो अंकुरित होकर नई स्पोरोफाइट अवस्था का निर्माण करता है। इस तरह से इनमें
स्पोरोफाइट अवस्था से गेमेटोफाइट अवस्था और गेमेटोफाइट अवस्था से पुनः स्पोरोफाइट अवस्था, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। ये गेमेटोफाइट स्टेज है जो हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट स्टेज है वो डिप्लॉइड होती है। इस तरह से इनमें स्पोरोफाइट अवस्था में अलैंगिक जनन के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि जो गेमेटोफाइट अवस्था है इसमें युग्मकों का या गेमेट का निर्माण होता है। इसमें लैंगिक अंग है वो विकसित होते हैं, आर्किगोनिया और एंथरीडिया। जो इसके जो गेमेटोफाइट अवस्था का जो बाहरी भाग होता है, दूसरा पहला भाग जो जमीन में आधारीय भाग धंसा हुआ रहता है, ऊपरी पृष्ठीय भाग जो बाहर निकला हुआ रहता है, ये फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करता है। क्योंकि टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों अवस्थाएं इंडिपेंडेंट रहती है। यही एक ग्रुप है जिसके अंदर इस तरह की संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेजिनेला का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।